जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के एक स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड की मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। ये एपिसोड बहुत ही यूनिक है। जैसे कि टीजीपी यूजर्स के लिए हम टीजीपी सब्सक्राइबर्स के लिए हम लेके आते हैं यूनिक यूनिक एपिसोड्स और क्रिएटिव एपिसोड्स हम लाने की ट्राई करते हैं। तो आज का एपिसोड है ये गणेश उत्सव से रिलेटेड तो नहीं है, बट हमारे उत्सव से रिलेटेड है। तो आज हम सबसे पहला एपिसोड कर रहे हैं दहीहंडी पथक का, जिनका नाम है जय जवान गोविंदा पथक। उनके कोच, हेड कोच यहाँ पर हमारे साथ है संदीप सर। और आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। ये लास्ट ईयर जो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 10 थरों का, तो वो 10 थर के पीछे जितनी भी मेहनत होती है उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पर। और जैसे कि कैमरे में दिखता है सिर्फ दही हंडी के दिन का वीडियोस और दही हंडी के दिन की फ़ोटोज़, बट उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स में कितनी मेहनत लगती है, कितने टाइम से करना पड़ता है, क्या क्या प्रिपरेशन लगती है, फूड, फिटनेस और सेफ्टी प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीज़ें। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और आप जुड़े रहना, एंड तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी कर देना, क्योंकि हमारा ये गोल है कि गणेश उत्सव को और अपने सारे उत्सवों को हमें ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। इनकी स्टोरीज हमें ग्लोबल लेवल तक लेके जानी है, ताकि इनके पीछे की स्ट्रगल्स सबको पता लगे। ना ही सिर्फ वाव विजुअल सामने आए, जो 10 थरों का विजुअल है वो तो आएगा ही, आना भी चाहिए, वायरल होना भी चाहिए, बट ये जो स्टोरीज़ है ये स्टोरीज़ भी इतने ही स्तर पे वायरल होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टोरीज़ है तभी वो वाव विजुअल्स आते हैं, नहीं तो वाव विजुअल्स नहीं दिख पाएंगे अगर बिहाइंड द सीन्स आप नहीं देखोगे तो ऐसे ही एपिसोड के लिए फॉलो करते रहना माजा गणेशा। और हमने ये नोटिस किया है कि 71% से ज़्यादा हमारे जो व्यूअर्स है वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब करें। जय गणेश। गोविंदा, आपको नहीं लगता कि ओलंपिक्स या इंटरनेशनल लेवल के खेल में भी आना चाहिए? अभी तो हम जवान हैं। तो इस साल क्या हमें 11 थर देखने मिलेगा? उसी टाइम पे 14 से लेके 16-17 तक दही हांडी का एक बहुत ही बुरा वक्त चालू हुआ था। दही हांडी को कोर्ट में जाना पड़ा था। सर अभी बात करते हैं क्रो गोविंदा की। सर जो टॉप पे रहता है तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है सर? 19 में हम लोग ने एक बार फिर ट्राई किया 10 थर के लिए, लेकिन अनसक्सेस हुए। एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ था। 10 थर लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। हम लोग भी देखते हैं कि इस जो लड़का हो या लड़की हो, उसमें डेयरिंग है कि नहीं। और सर एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो गोविंदा सिर्फ प्राइज मनी को देख के आता है? पर्सनल सोच ये रहती है कि जब ये गाना बजता है गोविंदा आला रे आला या 3 बत्ती वाला, उसी टाइम पे ये डर खत्म हो जाता है। नीचे के जो बेस होती है, नीचे की बेस, वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है प्रैक्टिस के दौरान। कोई इंजर्ड हो गया, समझ जाओ कि जो गोविंदा 3 दिन बाद सबसे ऊपर के लिए जाने का वो है, और अगर वो इंजर्ड हो गया बाय एनी रीजंस एक हफ्ते पहले, तो फिर सर उसका बैकअप प्लान और उसकी तैयारी कैसे होती है? इसलिए एक्चुअल में हमारे बेस ही सबसे अच्छे हीरो है हमारे टीम के। कोई छोटे पथक में भी कभी वो इन्वॉल्व नहीं था? ये 10 स्तर के लेयर के लिए कम से कम 540 के ऊपर ही लड़के लोग खेलते हैं। 540? एक मंडल के साथ में 2008 में थोड़ा ऐसा अराइवल हुआ था। और सर सबसे ज़्यादा प्राइज, मतलब जो हाईएस्ट प्राइज मनी अपने को कितनी मिली है? बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में आप लोग जान जोखिम में डालते हो, रिस्क में डालते हो, तो उसको आप, मतलब क्या आंसर रहेगा उसका? प्राइज मनी बढ़ रहा है क्या, उसके चक्कर में अननेसेसरी रिस्क भी बढ़ रही है आपके हिसाब से? बहुत सारे लड़के लोग हैं जिनको ये खेल प्रति प्रेम है, भावना है। प्राइवेट इंश्योरेंस गोविंदा के लिए इजीली नहीं इंश्योरेंस करवाती है। हमने सुना, न्यूज़ चैनल पे भी देखते हैं कि कुछ 10 लाख या 15 लाख का कवरेज मिलता है सबको। वो टीम में आता है तो उसकी लत हम लोग को मालूम रहती है कि वो सिगरेट पीता है, दारू पीता है, डिस्क्वालीफाई कर उनको घर पे ही भेज देते हैं। मतलब तू आना निकल से, तो पीछे से लोग चिल्लाते हैं ये तुझा बाप, ऐसा बता ना। जय गणेश सर। जय गणेश। सर पहले तो आपका स्वागत करता हूँ द गणेश उत्सव पॉडकास्ट पर।
तो हमने ये पॉडकास्ट हमारे गणेश उत्सव के लिए स्टार्ट किया था 2 सीज़न पहले, ये हमारा तीसरा सीज़न है। तो ये सीज़न हमें लगा कि हमें थोड़ा सा एक्सपांशन करना है, जैसे हम और भी उत्सव कवर करेंगे। तो पहले हमने सोचा कि दहीहंडी से चालू करते हैं, एंड फिर नवरात्रि है, फिर दिवाली है। तो ऐसे करके हम साल भर हमारी जो ऑडियंस है उनको कंटेंट देंगे और साल भर उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो सबसे पहला जब दहीहंडी का नाम आता है तो हम तो आपका नाम, मतलब जय जवान गोविंदा पथक का नाम हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, और आज आप हमारे साथ पॉडकास्ट पर हो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सर, कि सबसे पहला क्वेश्चन जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि सर कैसा लग रहा है, पॉडकास्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, क्या फील है, कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए पहला टाइम है मैं ये पॉडकास्ट के लिए बैठा हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े स्टूडियो में बैठ के बातचीत हो रही है। सर, जय जवान गोविंदा पथक का हिस्ट्री क्या है, और जय जवान ये नाम कैसे पड़ा, मतलब उसके पीछे की क्या स्टोरी है वो लोगों को बताइए। जयजन गोविंदा पथक ये 2000 में चालू हुआ था, लेकिन जयजन क्रीड़ा मंडल करके जो हमारा जहाँ पे मैं रहता हूँ वो 1975 में ओपन हुआ था। और वहाँ के एक बुज़ुर्ग आदमी थे गांवकर करके, उन्होंने ये नाम रखा था जय जवान। और ये जो अपनी जो हिस्ट्री है जय जवान गोविंदा पथक की, वो हिस्ट्री क्या है? मतलब जैसे 2000 में आपका पथक अपना चालू हुआ है, तो 2026 है, तो ज़रा एक ग्लिम्स हिस्ट्री की। जयजन गोविंदा की स्थापना 2000 में चालू हुई थी। 2000 से लेके आज 2026 तक हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। इसमें सभी खिलाड़ियों का अच्छा योगदान है, उनकी मेहनत है। और जब भी से हम लोग ने चालू किया था फर्स्ट टाइम हम लोग 5 साल लगाते थे। 5 के बाद 2001 में 6 7 ऐसे करते करते 2004 में हम लोग ने पहली बार 8 थर रचाए। फिर 2004 से लेके 2007 तक 8 ही थर पे थे हम लोग। इतनी मजबूती से हम लोग पिरामिड करते थे कि आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। फिर 2008 में पहली बार हम लोग ने 9 थर की ऊंची मंजिलें बनाई। और उसके बाद 2009 में स्वाइन फ्लू, 2010 में फर्स्ट टाइम हम लोग ने 10 थर का ट्राई किया था, लेकिन वो बहुत ही कठिन था। तो हम लोग ने वहाँ पे रुके नहीं, हम लोग चलते ही गए। 2011 2012 में हम लोग ने थाना में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 2013 में हम लोग अनसक्सेस हुए। 2014 में वापस एक बार फिर हम लोग ज़ोर से तैयारी में लग गए, जुट गए। और वहाँ से उस टाइम से 2014 2015 में लगातार हम लोग ने 4 बार 9 थर की मंजिलें चढ़ा के उतरे थे एकदम सक्सेसफुली। और उसी टाइम पे 14 से लेके 16-17 तक दहीहंडी का एक बहुत ही बुरा वक्त चालू हुआ था, जो दहीहंडी को कोर्ट में जाना पड़ा था। उसकी फ़ाइट भी हम लोग एक साइड से कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 2017 2018 2019 में हम लोग ने एक बार फिर ट्राई किया 10 थर के लिए, लेकिन अनसक्सेस हुए। एक खिलाड़ी इंजर्ड हुआ था। 2020 और 21 में तो कोरोना था। 22 में फिर एक बार हम लोग उतरे मैदान में। 22 23 24 में पहली बार 9.5 थर का ट्राई किया, लेकिन बारिश और हवा के कारण हम लोग पूरा पिरामिड रच नहीं पाए, कोलैप्स हुए। ठीक है, लेकिन मेहनत वहीं हार नहीं जाती थी। लेकिन हम लोग ने फिर से एक बार जो लड़के लोग का जुनून था वो वापस सवार हो गया। हम लोग 2026 में 2025 में सॉरी 2025 में हम लोगों ने लगातार 3 बार 10 थर की ट्राई की और सक्सेस हुए। सर 2025 की बात करते हैं, जैसे 10 थर लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, तो मैं तो था नहीं वहाँ पे, प्रेजेंट नहीं था। मैं तो इंस्टाग्राम पे रील देखी और न्यूज़ में भी आया कि जय जवान सक्सेसफुल 10 थर, और फिर फोटोग्राफ्स भी आए। तो क्या फीलिंग थी सर 10 थर? और अभी वो जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो मतलब मेरे लिए तो गूज़बम्प, हमारे सबके लिए गूज़बम्प्स मोमेंट है। तो आपके लिए वो गूज़बम्प्स मोमेंट है या नहीं है? आ, निश्चित, क्योंकि 25 साल की एक तपस्या थी हर एक लड़के की, हर एक खिलाड़ियों की। ऐसा मानो कि वो तपस्या हमारी 10 साल लगा के पूर्ण हुई थी। सब लड़के लोग में आनंद ही आनंद था, परिवार में आनंद था। और बहुत ही जोश से हम लोग खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि ये एक अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था जो हम लोग सक्सेस के इसमें उतरे थे। और बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे हम लोग। सर अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि दहीहंडी सिर्फ एक दिन का इवेंट होता है, और जो उसके पीछे की प्रेपरेशन होती है वो सबको पता नहीं है। सबको लगता है कि दहीहंडी एक ही दिन का इवेंट है, तो उसके पीछे की जो भी प्रेपरेशंस है वो आप सबको बताइए, क्योंकि
हमको भी जानना है कि क्या कितने टाइम से प्रिपरेशन चलती है और किस लेवल की प्रिपरेशन होती है। दहंडी त्यौहार एक दिन के लिए होता है, लेकिन उसके पीछे जो हम लोग को तैयारी करनी पड़ती है वो कम से कम 7 से 8 महीना पहले करनी पड़ती है 7 से 8 महीने। या क्योंकि हर एक खिलाड़ी का मानसिक संतुलन अच्छा होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए और कौन से भी मेंटली डिस्टर्ब में नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग हर एक खिलाड़ी को चेक करने के लिए हम लोग पहले से मतलब 7-8 महीने पहले से उनका फिटनेस चालू कर देते हैं। फिटनेस में हम लोग चेक करते कि ये खिलाड़ी इंजर्ड है या नहीं है, या फिर इसकी ताकत कम हो रही है, मतलब हर एक नज़रिए से उसको चेक किया जाता है। तो ये तैयारी हम लोग 7-8 महीने पहले शुरू कर देते हैं। और सर जैसे सबसे जो ऊपर गोविंदा होता है, जो बच्चे मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं छोटे उम्र के, तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब कि यही गोविंदा ऊपर जाएगा, मतलब जो सबसे सबसे जो टॉप पे रहता है, तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है सर? उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसको अपने खेल में खेलने की रुचि होनी चाहिए, उसको आनंद होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसके फैमिलीज वो साथ में रहते हैं। तो वो लोग हम लोग भी देखते हैं कि इस जो लड़का हो या लड़की हो उसमें डेयरिंग है कि नहीं, और उसका मतलब निर्णय जो लेना पड़ता है ना, मतलब इतनी ऊंचाई जाने के बाद उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, हवा के साथ खेलना है, तो उसको डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे खिलाड़ी तैयार करते हैं, उनको चेक करते हैं, फिर ही उनको जाके टॉपर में हम लोग उनको रखते हैं। उसके वज़न के ऊपर भी रहता है, हालांकि उनका वज़न थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन अंदाजे कितना वजन होना चाहिए सर? 15 से 20 किलो में चाहिए सब लड़के लोग। और एज? एज कैसे है ना कि 14 साल का भी हम लोग त्योहार पे खेलते हैं, लेकिन एज के बारे में बोला जाएगा तो 13-14 के बीच में होते। ओके। और सर जो नीचे के जो बेस होती है, नीचे की बेस, वो कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है? और जो बेस में खिलाड़ी होते हैं, मतलब उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जो बेस में खिलाड़ी खेलते हैं वो तो महत्वपूर्ण हमारी टीम के लिए होता है, क्योंकि वो एक पाया रहता है, मतलब जो पिलर का जो मजबूती रहता है वो पिलर का पाया रहता है। इसलिए एक्चुअल में हमारे बेस ही सबसे अच्छे हीरो है हमारी टीम के, क्योंकि उस टॉपर जब तभी चढ़ेगा जब बेस बनेगा, बेस बनने के बाद ही टॉपर चढ़ता है। तो बेस, फर्स्ट बेस, ग्राउंड बेस हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है। और बेस में कितने लोग होते हैं सर अंदाजे? बेस में 25 से 30 के 30 लोग होते हैं। लोग रहते हैं। सर जो प्रैक्टिस आप लोग करते हो, मतलब 7-8 महीने से अभी बोल रहे हो, तो जब भी स्टार्टिंग में जब भी प्रैक्टिस होती है, जब भी कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है? और 3 महीने जब बाकी रहते हैं, जब भी कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है? और 1 महीना बाकी रहता है, जब भी कितने घंटों की प्रैक्टिस होती है? जब हम लोग शुरू में चालू कर देते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो अभी हम लोग लगातार 1 घंटा रनिंग वार्म अप रहता है, ओके। और रिलैक्स रहते हैं, बातें करना, आगे जाके चल के क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको खेलना है किसको नहीं खेलने के लिए करना है, सब ऐसा एक प्रिपेयर्ड हम लोग प्लान करते हैं। और उस टाइम पे हम लोग खाली 1 घंटा ही प्रैक्टिस करते हैं, 1 से 1.5 घंटा। और जब भी 3 महीने रहते हैं तो हम लोग 8:30 से लेके 12:30 तक, मतलब 3 घंटा तो हम लोग करते ही करते प्रैक्टिस। और सर ये प्रैक्टिस के दौरान मतलब जैसे फिटनेस का कितना ध्यान देना पड़ता है, या फिर आप लोग एक रूटीन देते हो आपके जो भी मेंबर्स होते हैं उनको, या क्या प्रोसेस से फिटनेस मेंटेन होती है? कैसा ना कि फिटनेस के लिए हम लोग प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि जितना फिटनेस रहेगा उतनी मजबूती से अपना पिरामिड लग सकते हैं। हमारे टीम में जो भी खेलने वाले हैं सब मध्यम वर्गीय, मतलब मिडिल क्लास के लोग हैं। पहला फैमिली, काम धंधा, नौकरी करके बाद में ही ये सामाजिक बांधिल की जपने के लिए उसमें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है। वो सब करते हुए वो लड़का मेंटली फिजिकली उसमें तैयार है कि नहीं, वो सब चेक करने के लिए हम लोग ये फिटनेस रखते हैं। 3 घंटा वार्म अप रहेगा, फिटनेस रहेगा, उसके बाद पिरामिड्स रहेंगे, तो हर एक खिलाड़ी जांच होके तैयार हो जाता है। और सर कोई अभी कभी इंजर्ड हो गया फिटनेस के दौरान, सॉरी प्रैक्टिस के दौरान कोई इंजर्ड हो गया, मतलब समझ जाओ कि जो गोविंदा 3 दिन बाद सबसे ऊपर के लिए जाने का वो है, और अगर वो इंजर्ड हो गया बाय एनी रीजंस 1 हफ्ते पहले, तो फिर सर उसका बैकअप प्लान और उसकी तैयारी कैसे होती है? सबसे पहले बैकअप प्लान हम लोग पूरा तैयार रखते हैं। हर एक प्लेस के लिए, हर एक लेयर के लिए हम लोग 2-2, 3-3 खिलाड़ी बैकअप के लिए तैयार रख देते हैं। जो अच्छा खिलाड़ी हो, जो अनुभवी हो, और उसको खेलने की पूरी जानकारी हो, ऐसे लड़के लोग हम लोग तैयार रखते हैं बैकअप के लिए। और सर ये यहाँ पे एज ग्रुप मायने रखता है सर, कि
इतने ही एज ग्रुप के लोग चाहिए हैं, या आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि यही एज ग्रुप में हमारे टीम में आ सकते हैं लोग? नहीं, इसके लिए खेलने के लिए ये खेल में एज की ज़रूरत नहीं है। हर एक खिलाड़ी अपने वेट के हिसाब से खेलता है। जो अच्छा खेलेगा ऊपर जैसा जिसको जानकारी है वो अच्छा तरह खेल सकता है। जिसको बेस में खेलना है, सेकंड बेस में खेलना है, वैसे हम लोग प्रिपरेशन करके ही सब अच्छे बंदे लोग खेलते हैं। उसके लिए एज की बिल्कुल ही मतलब ये नहीं है, मतलब पाबंदी नहीं है। एज का कुछ नहीं है। और सर कोई भी नया प्लेयर आ रहा है, नया जो जिसको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसको गोविंदा से उसका कोई, वो बोलते हैं ना, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी कोई छोटे पथक में भी कभी वो इन्वॉल्व नहीं था, और सडनली आपके पास आया, तो उसकी तैयारी और उसको आप क्या गाइड करते हो, कैसे तैयार करते हो? पहली बात तो जो कोई नया खिलाड़ी हमारे यहाँ पे आता है उसको तुरंत थर में नहीं रख सकते। उसके लिए पहले हम लोग जो बेसिक है, फिटनेस के बारे में हो या थर के बारे में हो या फिर सीढ़ी के बारे में हो, वो सब सिखाया जाता है। और जब वो दिल से अपना मंडल को चाहता रहेगा तो फिर उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद भी उसको तुरंत पिरामिड में खेलने के लिए नहीं रखते। उनके लिए 1-2 साल मतलब प्रॉपर घिसना, मतलब 1-2 साल? हाँ, 1-2 साल। बहुत सारे लड़के हैं जो 3-3 साल बाद खेलने के लिए रेडी हो गए। नहीं तो हम लोग पहले से हर एक खिलाड़ी को ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि वो टीम का होना चाहिए। एक टीम वर्क, मतलब उसके दिल में हाँ होनी चाहिए, ये मेरी टीम है, मैं इसका हूँ, वैसे ये उसको मतलब दिल में होना चाहिए। क्योंकि ये एक सांघिक खेल है, मतलब 100 लड़के लोग खेलते हैं, 500 लड़के लोग खेलते हैं। टीम वर्क है। टीम वर्क होना चाहिए। उसमें से एक भी फेल हो गया ना तो पूरा पिरामिड को कोलैप्स हो सकता है। इसलिए हम लोग हर एक खिलाड़ी को अपनापन महसूस होने के लिए देखते हैं। और सर ये जो पिरामिड अपनी बनती है, जैसे 10 थर आपने लगाए, तो अंदाजे कितने लोग, मतलब कितने लड़के वो टीम में, वो पिरामिड में इंक्लूड होते हैं? ये 10 स्तर के लेयर के लिए कम से कम 540 के ऊपर ही लड़के लोग खेलते हैं। 540? एक एक सीढ़ी की जो लेयर रहती है ना, एक सीढ़ी में कम से कम 90-80 के ऊपर ही लड़के लोग रहते हैं। हमें फोटो में तो ऐसा दिखता नहीं है कुछ, बट क्योंकि वो दिखता है बहुत डिफिकल्ट ये प्रिपरेशन होती है, वो फोटो में दिखता है सिर्फ, मतलब वो बहुत इजी दिखता है, बट इतना इजी है नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन ये सेगमेंट का, जो अपन ये जो प्रेपरेशन और बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर जैसे सबसे डिफिकल्ट पोजीशन पूरे पिरामिड में आपके हिसाब से कौन सी है और क्यों? सबसे डिफिकल्ट पोजीशन सेकंड थर्ड की लेयर में होती है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब बेस के ऊपर, जो बेस के ऊपर सेकंड, उसके ऊपर थर्ड और उसके ऊपर ये लेयर बहुत मजबूती होनी चाहिए। तब जाके भी जो लड़के लोग खेलते हैं वो अच्छी तरह से खेलने वाले हम लोग पहले से तैयार करके रखते हैं। लेकिन मेरे इसमें महत्वपूर्ण जो बेस है वो सेकंड और थर्ड ही है। इसमें मजबूती होनी चाहिए। क्योंकि आपका कहना है कि सेकंड और थर्ड, मतलब बेस और सेकंड और थर्ड जितना मजबूत मजबूत होगा, हो उतना अच्छा, ऊपर का स्टेबिलिटी उतना मेंटेन मेंटेन करते हैं। सर एक सक्सेसफुल पिरामिड के पीछे साइंस ज़्यादा होता है या फिर फेथ? सक्सेस पिरामिड के पीछे साइंस और फेथ दोनों की महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसमें। क्योंकि विश्वास हमें हिम्मत देती है और साइंस, विज्ञान एक अच्छी तरह से सुरक्षित खेल के सफलता दिलाती है। तो दोनों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सर अभी बात करते हैं सैक्रिफाइसेस की। जैसे ये जो गोविंदा है, अपना जो त्यौहार है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत लगती है। तो ऐसा कोई आपके टीम मेंबर्स है कि मतलब जिन्होंने गोविंदा के लिए जॉब्स या अपना बिजनेस सैक्रिफाइस किया हो, या ऐसा कुछ भी हुआ हो? बहुत सारे लड़के लोग हैं जिनको ये खेल प्रति प्रेम है, भावना है। तो उनको परिवार की तरफ से छूट नहीं मिलती है, फिर भी वो पूरा परिवार संभाल के अपने त्यौहार के लिए टाइम निकालते हैं और काम पे भी फोकस करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि वो एक अपना टीम छोड़ नहीं पाता है। एक परिवार की तरह ये परिवार को भी एक वो लोग टाइम देते हैं। सर प्रैक्टिस के दौरान जो भी अपनी प्रैक्टिस की जो भी ड्यूरेशन होती है, वो टाइम पे कौन सी एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं अपने टीम मेंबर्स? हाँ, डाइट फॉलोअप के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि पहली बात तो जो हर किसी को हम लोग देखने नहीं जाते। वो टीम में आता है तो उसकी लत हम लोग को मालूम रहती है कि वो सिगरेट पीता है, दारू पीता है या फिर रात को जागता है। ये सब जो आदतें होती है वो हम लोग सब उसको बंद करने के लिए बोलते हैं।
और उसको अच्छा फिटनेस के साथ साथ उनको हेल्दी प्रोटीन्स हो या फिर नींद अच्छी हो या फिर ये मतलब जो हमारे टीम में कुछ बिल्डर लोग भी है, खिलाड़ी भी है, ओके, वो गाइड करते हैं उन सब खिलाड़ियों को। बराबर। क्योंकि सर हम लोग आजकल देखते हैं कि जो लाइफस्टाइल है लोगों का, उसमें बच्चे भी आ गए, उसमें बड़े भी आ गए, उसमें थोड़े ओल्ड जो होते हैं लोग, सीनियर सिटीजन, वो भी आ गए, कि उनको थोड़ा सा फ़ोन एडिक्शन है और रात को जागते हैं, नींद पूरा नहीं होता है। और ये जो अपना जो खेल है गोविंदा का, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है, और ये जो रिकवरी, जो स्लीप की रिकवरी होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसका ट्रैक रखना इतना ईजी होता है सर कि डिफ़िकल्ट होता है? कैसे करते हो? तो ऐसा ना, मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे हम लोग जिस मैदान में हम लोग खेलते हैं वो मैदान एक हम लोग को मंदिर की तरह रहता है। ओके। वो मंदिर में अगर आपको पूजा करनी है, मतलब खेलना हो, तो आपकी जो भी बुरी आदतें हैं वो छोड़नी पड़ेगी। मैं बोला ना कि मैंने ड्रिंक नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं करना चाहिए, या फिर वो तंबाकू, कुछ भी मुंह में कुछ भी नहीं, मतलब जो बुरी चीज़ें करके उस मैदान में नहीं आना है। और प्रैक्टिस छूटने के बाद अगर आप घर को जा रहे बोल के किधर नाके पे या फिर कौन से होटल्स में कुछ नज़र में हम लोग को मिला, तो हम लोग उनको ये करते हैं, मतलब डिस्qualify। डिसक्वालीफाई करते, उनको घर पे ही भेज देते हैं, मतलब तू आना निकल से। क्योंकि एक भरोसे के ऊपर उनके माँ बाप हम लोग के यहाँ मैदान में छोड़ते हैं, और उसका गलत फ़ायदा उन बच्चों लोग ने नहीं उठाना चाहिए, इसलिए हम लोग उनको प्रिपेयर रखते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक टीम भी रहती है जो उनके ऊपर नज़र रखे रहती है। और सर जैसे ये स्पोर्ट थोड़ा रिस्की है, जो अपन गोविंदा के जो पिरामिड का जो बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें पेरेंट्स ने कभी आपसे बात की? जैसे कोई छोटे बच्चे अपने टीम में आते हैं, या फिर कोई बड़ा भी एज का होता है, तो उनके माँ बाप को टेंशन होता है थोड़ा, तो पेरेंट्स ने कभी ऐसा रोका है, या कभी कुछ ऐसा कुछ बात हुई है? मैं वो सभी पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे टीम में सब बच्चे लोग को भेजते हैं, क्योंकि इस टीम में एक ऐसा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा उस खिलाड़ियों की सुरक्षा के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको प्रिपेयर रखते हैं। और अभी जाके सबको पता चला कि नहीं बाबा, ये 3 महीने पहले से प्रैक्टिस करते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी उपाय करके रखते हैं, तो बिंदास रहते हैं हर घर के माँ बाप वगैरह कि भाई तू जा खेल, लेकिन अच्छी तरह से खेल के आना है बस। उसके पहले हम लोग का भी दिल रहता है कि वो एक किसी माँ बाप का लड़का रहता है, तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि नहीं बाबा, ये सुरक्षित रहना चाहिए, ये खिलाड़ी सुरक्षित रहना चाहिए, एक्सीडेंट आगे जाके नहीं होए, इसलिए हम लोग ये सब प्रिपेयर सुरक्षा की तैयारी करते हैं। बस यही कहना चाहूँगा। सर कभी कोई इंजर्ड हुआ है अपने टीम में और फिर उसने कम बैक किया है, तो उसकी एक कोई इमोशनल स्टोरी आप बताइए। ऐसे इमोशनल स्टोरी बहुत है, क्योंकि इंजर्स खिलाड़ी की संख्या भी बहुत कम हो चुका है, लेकिन चोटें लगने के बाद अपने संघ में खेलने के लिए मजबूत होकर वो वापस लौटे भी है खिलाड़ी, और यही हमारी टीम की असली ताकत है। तो एक है मेरा हमारा एक खिलाड़ी है महेंद्र करवे, जो उसका लिगामेंट टेयर हुआ था। वो लिगामेंट टेयर होने के बाद उसने अभी उसको ये साल खेलना भी है और खेलता भी है। तो उसने प्रॉपर मतलब फिटनेस लिया, फिजियो लिया, और अभी वो प्रॉपर खिलाड़ी तैयार हुए, उसको खेलने की बहुत उत्सुकता हो रही है। तो उसको इस साल हम लोग खिलाने वाला है। सर अभी बात करते हैं इंश्योरेंस की, कि सबसे ज़्यादा रिस्क ये स्पोर्ट में है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन दिया था, तो सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसमें है। तो इंश्योरेंस कैसे होता है? मतलब हर गोविंदा को इंश्योरेंस आपके एंड से मिलता है, या गवर्नमेंट, हमने सुना न्यूज़ चैनल पे भी देखते हैं कि कुछ 10 लाख या 15 लाख का कवरेज मिलता है सबको, तो वो मैं पूछना चाहूँगा कि हर एक गोविंदा को मिलता है, या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे रहता है उसी को मिलता है, और कितना मिलता है? पहले ये सब सुविधा ही नहीं थी, लेकिन अभी राज्य सरकार ने अच्छा अच्छा डिसीजन लिया ये खेल के बारे में। इंश्योरेंस जो सबसे बड़ी ताकत है खिलाड़ियों के लिए, अब अच्छी बन चुकी है। उसमें से अभी 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का ऐसा इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस के माध्यम से हर एक टीम को दिया जा रहा है। अभी हम लोग ने जस्ट हम लोग को 400-300 खिलाड़ियों को हम लोग ने अभी इंश्योरेंस निकाला है, और 100 खिलाड़ियों की लिस्ट आ रही है, तो उनका भी हम लोग जल्द से जल्द ही निकालेंगे। तो सर ये जो कवरेज होता है, तो ये जैसे मैंने आपको वापस पूछता हूँ कि
स्पेसिफिक पोजीशंस के लिए स्पेसिफिक अमाउंट होती है या फिर सबके लिए इक्वल अमाउंट होती है? हाँ, ये पूरा ग्रुप इंश्योरेंस रहता है। वो मतलब एक ग्रुप में अगर 500 खिलाड़ी है तो 500 का निकालना पड़ता है, 200 खिलाड़ी है तो 200 खिलाड़ी का वो इंश्योरेंस निकालना ही पड़ता है। अभी प्रो एक टूर्नामेंट हो रही है, उसमें जो 202 लड़के लोग खेलने वाले हैं उनका हर एक का इंश्योरेंस होना चाहिए, तब जाके एंट्री हमें मिलेगी। तो क्या अमाउंट होता है सर हर एक का? अभी हम लोग ने 110 में हर एक बच्चे का इंश्योरेंस निकाला हुआ है। तो वो कैशलेस भी पहले ही होगा 2 लाख का। फिर ऐसा मतलब बहुत प्रिपरेशन और इंडियन इंश्योरेंस ने दही हंडी समन्वय समिति के माध्यम से निकाला है, MRDJ से दुरुस्त। बड़ा। और सर अगर कोई परमानेंटली इंजर्ड हो गया तो फिर उसका क्या? परमानेंट इंजरीज का भी उसमें महत्वपूर्ण मतलब इंश्योरेंस में लिखा हुआ है प्रॉपर कि 10 लाख से लेके 5 लाख से लेके 2 लाख तक उसका मेंशन किया हुआ है उसमें। ओके। बट अगर कोई परमानेंट इंजर्ड हो गया, फॉर एग्जांपल पैर फ्रैक्चर या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने ऊपर से कुछ भी हो सकता है। अगर गिर गए, आप लोग तो सेफ्टी अगर लेते ही हो, बट उसके बावजूद अगर परमानेंटली कोई इंजर्ड होता है तो उसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट के यहाँ से मिलती है, ऐसा कुछ स्कीम या योजना ऐसा कुछ है गवर्नमेंट का कि नहीं है? अभी तक इतना बड़ा हादसा हुआ ये हांडी में मैंने कभी देखा नहीं, और भविष्य में किसी के साथ ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। लास्ट 2 ईयर्स से एक लड़का बंदा था जो इंजर्ड हुआ था, उसको महाराष्ट्र के सरकार के माध्यम से कुछ 10 लाख का ये भी दिया था, चेक दिया गया था। वो MRDJ जो है समिति, उसके माध्यम से वो चेक दिया था, वो मुझे थोड़ा याद है। सर जैसे आपके एक्सपीरियंस में, आपको इतने सालों का अराउंड 26 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अपने पथक में, जय जवान गोविंदा पथक में ऐसी कभी मेजर इंजरी हुई है? मेजर इंजरीज मीन्स लेग में फ्रैक्चर हुआ था, एक हैंड में फ्रैक्चर हुआ था, बस इससे ज़्यादा मेजर इंजरीज किसी को नहीं। नहीं हुई है? मतलब आप लोग इतनी प्रैक्टिस और इतनी ध्यान ये रख। लिगामेंट टेयर तो नॉर्मल बात है, तो वो उसमें अच्छा, लिगामेंट टेयर नॉर्मल? हाँ नॉर्मल है ना, उसमें क्या है। अभी खेलने के लिए 3 लड़के लिगामेंट टेयर होके वापस खेलने के लिए अभी खेलते भी है। ओके, मतलब इतनी फास्ट रिकवरी हो जाती है? फास्ट रिकवरी हो जाती है साल भर में। उसके लिए मंडल पूरा प्रिपेयर रहता है, उनके परिवार के साथ में रहता है। अगर वो घर में रहेगा तो उसके घर में कुछ बेसिक के लिए मदद भी की जाती है, ऐसा किसी को हाईवे में नहीं छोड़ते हम लोग। सर सेफ्टी बेल्ट्स, क्रैश मैट्स और माउथ गार्ड्स कितना डिफरेंस लाए हैं अपने पतक में? ऊपर जो लड़के लोग खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हो या फिर बड़े लड़के लोग भी खेलते हैं, उनके माउथ गार्ड के लिए बहुत अच्छा रहता है। और सेफ्टी के लिए हार्नेस ये बहुत अच्छी ये है। और नीचे मैट भी बिछाएंगे तो ज़्यादा इंजरी नहीं होती है। तो ये सब सेफ्टी अपने हर एक मॉडल को लेनी चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजर्स को क्या क्या और इम्प्रूव करना चाहिए ओवरऑल स्पोर्ट में आपके हिसाब से? और ऑल स्पोर्ट्स में मैं इतना ही कहूँगा कि जो मंडल खेलते दहिंडी, उनको पहले इंश्योरेंस निकालना चाहिए। इंश्योरेंस बिना कुछ सब मतलब सब मिडिल क्लास ही लोग खेलते हैं, इसमें अभी अच्छे अच्छे लड़के लोग भी खेलने लगे, लेकिन इंश्योरेंस रहेगा ना तो टेंशन फ्री रहते हैं। और तो कितने अमाउंट का सर इंश्योरेंस होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो फिलहाल 10 लाख का है, आगे बढ़ के 15-20 लाख का भी होना चाहिए, वो कर सकते हैं। वाह। और सर क्या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज गोविंदा को इजीली इंश्योर करती है? प्राइवेट इंश्योरेंस गोविंदा के लिए इजीली नहीं इंश्योरेंस करवाती है। रीजन बीइंग, आपने कभी किया था ट्राई? अभी तक तो नहीं, हम लोग ने प्राइवेट इंश्योरेंस बट सुना है। हाँ, हर एक फैमिली का मेडिक्लेम रहता है, उसमें वो खिलाड़ी भी रहते हैं, तो वो प्राइवेट हो गया उनका। लेकिन हम लोग जो करते हैं वो ओरिएंटल इंश्योरेंस के माध्यम से ही करते हैं सब। तो सर दहली जो अभी अपने गवर्नमेंट ने एडवेंचरस स्पोर्ट्स का ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया है, तो आपके हिसाब से कितने चेंजेस आए हैं, और जो रेस्ट्रिक्शंस आए थे कोर्ट के, तो उसमें कितना बदलाव आया था और रेस्ट्रिक्शंस क्यों आए थे? गए 2 साल से इसमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करने के बाद कि 14 साल के ऊपर मतलब लड़का नहीं चाहिए, और ये प्रो माध्यम से अभी अच्छे अच्छे टीम्स मतलब प्रिपेयर रहने लगे। मतलब जो हालांकि गुरु पूर्णिमा में शुरुआत करते थे, वो अभी शुरुआत 3 या 4 महीने पहले करते, तो प्रिपेयर रहने की वजह से कोई इंजरीज नहीं मिलती है। तो अच्छा है, अभी गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है ये त्यौहार में, ये उत्सव में,
कि ये लड़के लोग को ये साहसी खेल में जाने के कारण अभी हर एक कोई उसका देखने का नज़रिया बदल चुका है अच्छी तरह से। अब ये टीम को और खिलाड़ियों को देखते हैं तो बहुत अच्छे लगता है। प्राइज मनी बढ़ रहा है, क्या उसके चक्कर में अननेसेसरी रिस्क भी बढ़ रही है आपके हिसाब से? प्राइज मनी के लिए नहीं, लेकिन हम लोग पहला हर एक टीम के खिलाड़ियों को सुरक्षितता ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। प्राइज के साथ साथ सुरक्षितता भी उतनी ही महत्वपूर्ण बनती है, तो हम लोग ज़्यादा फोकस हमारे टीम के बंदों को महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिए ध्यान देता। सर बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज रिकॉर्ड अपन ने को मतलब अपन ने अचीव किया है, और भी अपन हाइट्स पे वो बात करेंगे अपन बाद में। बट कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में आप लोग जान जोखिम में डालते हो, रिस्क में डालते हो, तो उसको आप मतलब क्या आंसर रहेगा उसका आपके ऊपर? मैं सबको कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल पाएगा, लेकिन ये खेल में हम लोग ने पूरा सुरक्षता को लेके ही ये थर की रचना की है, पिरामिड खेल रहे हैं, तब जाके हम लोग को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। इसमें पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी लड़के लोग को सुरक्षा कैसे प्रदान हो इसके ऊपर ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। सर पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स दहीहंडी में कितनी एंटर हो चुकी है, मतलब पॉलिटिकली कितना सपोर्ट मिल चुका है दहीहंडी को? ये पारंपरिक त्यौहार में राजनीति के ऊपर ही हम लोग हमारा खेल और ये त्यौहार को ज़्यादा ध्यान देते हैं। सर जो थाने में हंडी होती है, मतलब जैसे सबसे बड़ी हंडी थाने में होती है और राज साहब ठाकरे ऑर्गेनाइज़र है, तो हम लोगों ने तो टीवी पे ही देखा है कि ऐसा, बट सर मैनेजमेंट अरेंजमेंट उसके बारे में सर बताइए ना, कि वो कैसा मैनेजमेंट होता है, कैसे अरेंजमेंट करते हैं, मतलब वो दहीहंडी का दिन कैसा होता है? वो दहीहंडी के लिए आयोजक ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग खेलने के लिए उतरते हैं। हाँ। लेकिन आयोजक जो भी रहते हैं, मतलब हर एक पक्ष के रहते हैं, उनका आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं। मानो कि हर एक जगह पे एम्बुलेंस डॉक्टर सब प्रिपेयर रहते हैं। किसी के खिलाड़ी को चोट न लगे उसको अच्छा तरह प्रिपेयर रखने के लिए उनका पूरा बंदोबस्त रहता है। ऐसे बड़े आयोजक भी थाना में हैं जो हर एक मंडल के ऊपर ध्यान देते हैं अच्छी तरह से। और सर सबसे ज़्यादा प्राइज, मतलब जो हाईएस्ट प्राइज मनी अपने को कितनी मिली है? हम लोग के लास्ट ईयर में दहीहंडी में हम लोग को अच्छी तरह से अच्छी प्राइस मिले, अमाउंट अच्छी रहती है, 15 लाख 20 लाख। ओके। और सर एक दिन में, मतलब जैसे एक ही दिन का ये त्यौहार होता है, तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक आप कितने जगहों पर जाके थर लगाते हो और कितने जगहों पर जाके परफॉर्मेंस करते हो? सुबह हम लोग 8 बजे 7:30 8 बजे निकलते हैं। मुंबई मुंबई शहर हो, मुंबई उपनगर हो या फिर थाना हो, तो हम लोग को सब जगह मेन जो हंडी रहती है, बड़ी बड़ी मटके जो फोड़ने के लिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो कम से कम हम लोग 6-7 मटके तो आराम से खेल लेते हैं। ओके। सर क्या कभी कुछ पथक्स के बीच में ऐसी अनहेल्दी राइवलरी हुई है? मतलब बीच में हमने ऐसा सुना था, लास्ट ईयर मैंने गणेश गली में मैं आपसे मिला भी था, तो वो टाइम पे भी मैंने पूछा था आपको कि कोकन नगर का कुछ चल रहा था सोशल मीडिया पे, कि थोड़ा ऐसा राइवलरी काइंड ऑफ थिंग है, तो ऐसा कभी और भी कोई अनहेल्दी राइवलरी हुई है आपके पथक के यहाँ से? मैं कहना चाहूँगा कि ये राइवलरी के ऊपर थोड़ा लंबा ही रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा एक मंडल के साथ में 2008 में थोड़ा ऐसा राइवलरी हुआ था। अनफॉर्चुनेटली अभी वो भी भुगत रहे, हम भी भुगत रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ में ही रहते हैं। आगे चल के ये हादसा किसी मंडल के साथ नहीं होना नहीं चाहिए, और हम लोग ये एप्लीकेशंस रखते हैं। किसी के मंडल के साथ दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, एक संघ भावना होनी चाहिए, मतभेद नहीं होनी चाहिए। मतभेद एक बार चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए, वो साथ साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ये खेल है और खेल के साथ साथ अपन त्यौहार भी मनाते हैं, तो इसमें राइवलरी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। सर सोशल मीडिया ने आप लोगों के ऊपर प्रेशर बना दिया है, या मतलब अच्छा हुआ है सोशल मीडिया के द्वारा जो मैसेज, तो आपका क्या मत है इसके ऊपर? सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने हम लोग को फेमस तो किया, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम लोग के कंधे पे रख दी है, इसलिए कि अभी आगे चल के दहीहंडी के माध्यम से हम लोग आगे चल के हर एक मंडल को, किसी भी खिलाड़ी को अच्छा ज्ञान दे सके। ज्ञान मीन्स वो तो होशियारी रहते हैं, लेकिन इसमें कोई क्या बोलते हैं अपन, अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम लोग। सर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजर्स है जो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए आपको कभी बुलाते हैं, या ऐसा भी कभी आपको लगा होगा कि ऐसे कोई है, तो उसके बारे में बताइए। अभी तक तो कोई नहीं है,
और लाइमलाइट के लिए भी क्या, जहाँ जजन जाते हैं वो अपने आप ही बड़ा हो जाते हैं। अगर कल गवर्नमेंट हाइट लिमिट और स्ट्रिक्ट कर दे तो आप सपोर्ट करोगे? जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स तो अभी डिक्लेयर कर दिया है, बराबर है, बट फिर भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अगर हाइट रेस्ट्रिक्शंस या ऐसा कुछ लाया तो क्या करोगे आप लोग? हाइट रिस्ट्रिक्शन अभी 50 फीट के ऊपर भी गए तो कम से कम 55 फीट पे रखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 9 थर किसी को मालूम नहीं थे, 10 थर के भी किसी को मालूम नहीं थे। भविष्य में आगे चल के हम लोग 11 भी बना सकते हैं। ओके, तो हर एक का अलग अलग सोच है इस खेल के बारे में। तो हाइट रेस्ट्रिक्शंस में भी 55 के ऊपर नहीं जाने चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। 55 फुट? 55 फीट इनफ। तो फिर उस 55 फीट में कितने थर लग सकते हैं? 12-13, 12 या 13 तो लगनी चाहिए। और आपके हिसाब से 55 55 इनफ है। बहुत इनफ है? सर अभी मैं पूछता हूँ कि आपका ड्रीम क्या है? जैसे अभी 5 थर 6 थर से आपने चालू किया था आप लोग के पथक ने, अभी 10 थर हो गए, तो आपका क्या ड्रीम है कि कितना थर आपको लगाना है और कब तक लगाना है? अभी ऐसा कोई सोचा नहीं है, ड्रीम सपना नहीं है, लेकिन प्राथमिकता यही रहेगी कि हर एक खिलाड़ी सुरक्षित रहे, और सुरक्षित के ऊपर अपना ये गोविंदा पथक कायम अपने साथ में रहे और निर्भर रहे। तो सर जैसे अभी 6 थर लगाए, 7 थर लगाए, 10 थर लगाए, तो हर साल एक एक थर का बढ़ाने का आपका कोशिश रहता है? क्या प्रोसेस होती है? नहीं, ये सोच हमारे हर एक खिलाड़ी की रहती है। उनके सोच के माध्यम से हम लोग आगे आगे बढ़ते आए हैं। अभी भी हर एक का विचार, ये सांघिक खेल होने के बाद 100 लड़के 50-500 जो भी रहेंगे, उनका एक विचार होना बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रच सकता है। इसलिए ये सब जो भी है वो सब खिलाड़ियों पे ऊपर है। वो जैसा बोलेंगे वैसा मैं प्रशिक्षक होने के माध्यम से आगे चलता रहूँगा। सर अपनी कितने लोगों की टीम है टोटल, और पिरामिड में कितने लोग रहते हैं, और अलग अलग टीम्स होती है, जैसे कोई मेडिकल में होगा, मेडिकल सपोर्ट के लिए कोई 2-3 लोग होंगे, कोई मैनेजमेंट के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, तो ऐसे कितने कुल मिला के कितने मेंबर्स है अपने जगह? वैसे टीम मेंबर्स तो 1000 के ऊपर ही है, लेकिन पब्लिक हमारी जो सपोर्टर्स है वो 5-6 हज़ार के ऊपर है। और आपने जैसे बोला कि ट्रांसपोर्टेशन की अलग टीम रहती है, फूड फूड के लिए अलग टीम रहती है, इंश्योरेंस के लिए अलग टीम रहती है, सबके लिए हम लोग ने अलग अलग टीम बना के रखी हुई है। तो ये जो मैनेजमेंट है ये जयजा ने बना के रखा है, तो ये सब वो हम लोग फॉलो करते हैं। और सर जैसे गोविंद, मतलब सुबह सुबह आप निकलते हो जन्माष्टमी के दिन पे, जो अपना थाने साइड के लिए, तो सर मन में डर नहीं लगता कभी कि मतलब जैसे एज अ कोच, मैं आपको एक कोच के उस पर एक सवाल पूछता हूँ, आप कोच हो तो कहीं ना कहीं आपको एक डर होता है कि कुछ गिर नहीं जाए कोई ऊपर से, सेफ्टी होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, तो क्या सोचते हो आप? जैसे घर से निकलते हो, बस में या गाड़ी में आप बैठते हो, तो आप पर्सनली क्या सोचते हो? मेरे को पथक के बारे में अभी आपने इतना सब बताया, बट आपका पर्सनल सोच क्या रहता है वो दिन पे? पर्सनल सोच ये रहती है कि जब ये गाना बजता है, गोविंदा आला रे आला, या फिर 3 बत्ती वाला, उसी टाइम पे ये डर खत्म हो जाता है। तब बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये टीम स्पिरिट है और हम लोग साथ में रहते हैं। लेकिन डर खत्म होने के बाद हर एक लड़के बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आगे जाके अपने को सब ये अच्छी तरह से बरकरार रखना है। तो बहुत मज़ा आता है। और सर इतना क्राउड होता है जहाँ भी आप जाते हो, घाटकोपर, थाने, तो मतलब प्रेशर नहीं, आप प्रेशर फील नहीं करते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है नहीं जितना क्राउड उतना सपोर्ट ज़्यादा? नहीं नहीं, आज तक हमारा हर एक टीम का, हमारे पूरे टीम का एक ये है कि इधर एक ही आवाज़ आता है और एक ही सिटी बजती है, एक ही मैदान रहता है। इसलिए ये जो रूल्स हमारे जो फॉलो लगे हुए हैं, इसका कोई अनफॉलो नहीं कर सकता। इसलिए एक बार सिटी बज गई तो हर एक को ध्यान देना ही है। तो वो चाहे 5,000 का करोड़ हो या 10,000 का करोड़ हो, उसको उधर ही खड़े रहना है। आवाज़ बंद। ये भगवान की दया से हमारे गोविंदा पथक में आज तक चलता आ रहा है। और हमारा बजरंग बली, हमारे जोगेश्वरी माता हम लोग के पीछे हैं, और बच्चे लोग का, माँ बाप का आशीर्वाद पीछे है, तो हम लोग को कोई किसी बात का डर नहीं लगता है। सर अगर महाराष्ट्र के हर पेरेंट को आप एक मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या होगा? मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को खेलने के लिए भेज दीजिए, ना कि उनके ऊपर पाबंदी। क्योंकि सुरक्षिता
प्राथमिकता देखे हुए हम लोग ने ये सब आगे चल रहे हैं। तो उन बच्चों की सुरक्षता हर एक मंडल की रहती है, और ये बेस पे हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप बच्चे लोग को मत रखिए, उनको खेलने के लिए भेज दीजिए। और सर एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे जो गोविंदा सिर्फ प्राइज मनी को देख के आता है? प्राइज मनी के लिए देखे नहीं आना चाहिए, अपना टीम मतलब जो अपना संघ रहता है वो कैसा जीते, विश्वासपूर्ण उस टीम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। प्राइज को देख के खेलना ये हम लोग को नहीं है, अभी तक सोचा ही नहीं हम लोग ने कभी। हम लोग जो भी खेलते हैं हमारी टीम के लिए खेलते हैं और एक ट्रॉफी के लिए खेलते हैं बस। उसमें पैसा लगा या नहीं लगा बात की बात है, लेकिन ट्रॉफी के लिए और हमारे नाम के लिए बहुत ही जी जान लगा के हम लोग ट्राई करते हैं। तो सर जय जवान गोविंदा पथक आज बहुत लोग देख रहे हैं, आपका क्या मिशन है? मिशन तो भी प्रॉपर ऐसा कुछ मिशन है नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ अच्छा सोचेंगे। स्टिल मतलब जैसे अभी अपने 10 थर लगाए तो आपने बोला कि हमने सोचा नहीं था, बट हाँ प्रयत्न रहता था कि एक एक थर जैसे हम प्रोग्रेस करें। नहीं नहीं, मैं वही कहना चाहूँगा कि आगे चल कर हम लोग सोच सकते हैं कि अगर हमारे जो खिलाड़ी है उन्होंने एक बार आवाज़ उठाया तो मेरे को फॉलो करना ही है। अगर वो बोले 10 नहीं 11 तो 11 भाई कंफर्म करके ठोक देंगे हम लोग। वो सब खिलाड़ी के ऊपर रहता है। तो इस साल क्या हमें 11 थर देखने मिलेगा? हाँ इस साल तो ट्राई करने वाले, लेकिन अभी तक पूरा ये नहीं है, मतलब बेसिक तैयार नहीं है हम लोग का। आगे चल के हो सकता है। ओके तो इस साल ट्राई करोगे, बट इस साल हम लोग पहले हमारे 10 सर जो है ना और वो से उतारने के लिए देखें। बराबर, और फिर 11 थर के लिए ट्राई करेंगे अगर हुआ तो ठीक। अभी तो हम जवान हैं। सर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जैसे आ गया अपना नाम, तो उसके बाद से लाइफ कैसे चेंज हो गई सबकी, मतलब पथक में क्या फ़र्क पड़ा? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आने के बाद दही हंडी खेलने वाले हमारे जो भी बच्चे हैं और फिर जो हमारा मंडल जो है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अपने दही हंडी के माध्यम से हर एक मंडल को उनके खिलाड़ियों को एक अच्छा मैसेज या फिर एक अच्छा खेल के बारे में भावना प्रति हम लोग को सब देना पड़ रहा है, और हम लोग दे रहे हैं उतना। जो भी हम लोग ट्राई करते हैं अच्छा ही देने के लिए सोचते हैं। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आने के बाद अब बहुत ही मतलब हम लोग हमारे मंडल की इज्जत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो हम लोग को अब जिम्मेदारी भी दी है और आगे चल के अच्छा हर करना भी है, तो जिम्मेदारी आपको ज़्यादा ही बढ़ गई है। सर अगर गोविंदा आपको नहीं लगता कि ओलंपिक्स या इंटरनेशनल लेवल के खेल में भी आना चाहिए? निश्चित रूप से आना चाहिए। अगर हर एक टीम का सपना रहेगा ओलंपिक में जाके खेलने के लिए, तो उसके लिए सरकार का सहयोग भी होना भी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। तो निश्चित तौर के रूप से अपन ओलंपिक भी ये गेम खेल सकते हैं। सर अभी बात करते हैं क्रो गोविंदा की। जैसे क्रो गोविंदा इज़ अ टूर्नामेंट ऑफ पथक्स, तो ज़रा सबको बताइए ना कि प्रो गोविंदा के क्या डायनामिक्स पे काम करता है, कितनी टीम्स होती है, क्या रूल्स होते हैं, कितने मैक्सिमम थर होते हैं और कैसे होता है? मतलब जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट हमने सुना था, फुटबॉल का सुना था, बट गोविंदा के टूर्नामेंट का हमने कभी सुना नहीं था। तो ये कैसे होता है सर फंक्शन प्रो गोविंदा? मैं सबसे पहले मैं एक धन्यवाद देना चाहूँगा प्रताप सरनेंग साहब जी का और पुरोहित जी का, कि उन्होंने इस खेल को इतना अच्छा स्वरूप से मैट पे लाने के लिए सोचा। और उनका भी एक सपना था, प्रताप सरनेंग साहब का भी एक सपना था कि ये जो बच्चा मैदान के कीचड़ में खेले वो आगे चल के एक ऐसी हॉल और मॉल में खेले, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि ये गोविंदा बोलेंगे तो मैदान से लेके मैट में पहुंच गया। तो उनका एक सपना था, मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात है कि ये प्रो के माध्यम से जो MRDJ समिति है उन्होंने बहुत अच्छी तरह उसके ऊपर काम किया हुआ है। इतना मजबूत काम किया हुआ है कि वो जो 16 संघ खेलने लायक रहते हैं उनके ऊपर एक अच्छी तरह से लगाम दिया हुआ है कि इसमें एक अनुशासन, एक विश्वास, एक मेहनत, ये पूरा उनके ऊपर बनता है। तब ये बनने के कारण हर एक संघ मतलब टीम अच्छी तरह से खेलने लगी है। इंजरीज की जो बात होती थी वो शब्द ही बंद हो चुका है ये खेल के माध्यम से। और दूसरा ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ना कि आगे चल के जो नव तरुण है, युवक है, वो इस खेल के बारे खेल का सोच के आगे मतलब चलने आने लगे। हालांकि वो पहले मोबाइल लैपटॉप इसके ऊपर रहते थे, कोई तो नाके पकड़ के रहते थे। अभी तो ये खेल का जैसे हो गया तो सब अभी मैदान के और पैर उनके बढ़ने लगे और ये लोग
अच्छा टीम वर्क करने लगे। और इसका जो प्रो का मैं बोलना चाहूँगा कि वो तुरंत 8 थर का नहीं सोचे, पहले 5 थर, फिर 6 थर, फिर 7 थर, तुम लोग एक एक पार करके आना है, तब जाके तुम लोग 8 की थर के लिए बढ़ोगे। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर एक प्रिपरेशन में वो और टीम खेलती है, उनके बंदे लोग खेलते हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब प्रो तहन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज महाराष्ट्र मुंबई में सब जगह पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है, जहाँ पे सब तरुण वर्ग आकर्षित होके अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और तो सर मैं इस बहुत ही वापस एक बार थैंक्स देना चाहूँगा परोजी सरने को और अपने प्रताप सरनाई साहब को खूब खूब धन्यवाद। और सर ये जो कितने टीम्स होते हैं और ये साल कभी है प्रो गोविंदा? प्रो टीम के लिए हम लोग ने मतलब लास्ट 4 ईयर से चल रहा है ये। तो लास्ट 2 ईयर्स के हम लोग विनर थे। लास्ट ईयर में हम लोग खेल नहीं पाए थे क्योंकि तांत्रिक कारणों से हम लोग बाहर थे, लेकिन इस साल हम लोग की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। इस साल हम लोग खेलेंगे और इसमें 16 से हम लोग खेलने वाले हैं। तो 16 में से फिर 8, फिर 8 में से 4, 4 में से फिर 2, ऐसा ये फाइनल राउंड होगा। और कितने मैचेस होते हैं सर? 2 मैचेस? पहले तो एक दिन में खेलते थे, लेकिन अभी 25, 26, 27 ये अगस्त को 3 दिन में खेलना है। 25 तारीख को एक अलग राउंड रहेगा 5, 6, 7 का, दूसरे सेकेंड डेज को 26 को रिले राउंड रहेगा और 27 को फाइनल रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या तैयारी करने। सर विश यू ऑल द बेस्ट और हम आशा करते हैं कि आप जीत जाए प्रो गोविंदा 2026 का। सर पिरामिड्स की जब भी बात आती है तो स्पेन की बात आती है, तो स्पेन के पिरामिड्स में और इंडिया के गोविंदा में क्या डिफरेंस? स्पेन का पिरामिड्स और इंडिया का दहीहंडी दोनों का आत्मा एक है। मतलब जो संघ भावना से हम लोग खेलते हैं, आगे चल के स्पेन कैथोलिक स्टाइल का कैस्टर्स हो या फिर इंडिया का दहीहंडी हो, ये मिक्स करके एक अच्छी तरह से पिरामिड का मतलब ये विश्व में एक खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। और सर आपने कभी स्पेन विजिट किया है? आपके कभी टीम ने? और अगर विजिट किया है तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं 2006 में स्पेन गया था कैथलोन में। वहाँ पे कैथलोन एक शहर है जहाँ पे कैस्टर्स खेलते हैं। तो हम लोग 2006 में वहाँ पे गए थे। वहाँ का अनुभव उस टाइम के मैंने देखा तो बहुत ही रोमांचकारी था। हालांकि उस टाइम पे मुंबई में इतनी टीमें नहीं थी और इतना साहसी खेल के लिए आगे टीम बढ़ी भी नहीं रही थी, लेकिन उस टाइम पे जो देखा था ना वो एक बहुत ही रोमांचकारी था। अभी हम लोग उनके स्टाइल से भी हमारे मुंबई में पिरामिड्स खेलते हैं। अभी हम लोग 6 तक पहुँचे। हाँ। मतलब उनकी अच्छा। हाँ उनकी जो स्टाइल रहती है, 2 के ऊपर 8-10, 3 के ऊपर 8-10, 4 के ऊपर 8-10, 5 के ऊपर 8-10, एक के ऊपर एक, ऐसे 6-7, ये उनकी Single? स्टाइल्स है। हाँ सिंगल्स, ये उनकी स्टाइल्स है। तो उस स्टाइल को भी हम लोग ने फॉलो किया है। और अभी लास्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स से यहाँ से मुंबई से भी मंडल्स के हर एक 2-2 प्रतिनिधि को, खिलाड़ी को स्पेन भेजा जाता है वो कैस्टर्स के यहाँ पे। तो वो लोग ने बहुत सारे टीम्स के बंदे लोगों ने वो भी सीखा है। और मैं वापस एक बार थैंक्स देना चाहूँगा प्रताप सरनायक जी का, पुरी जी का, और ये MRD जी के माध्यम से ये बंदे लोग वहाँ पे खेलने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो ये खेल में जो भी खेल रहा हो, जो मुंबई में महाराष्ट्र में जो भी ये दहंडी खेलता हो, वो हर एक बंदे को अपना अगर सपना सच देखना चाहिए तो एक बार स्पेन जाके कैथलोन में वो कैस्टर्स साइड के हर एक पिरामिड देखनी चाहिए। हाँ। सर लेडीज गोविंदा, मतलब जो लेडीज की भी एक टीम होती है, हमने देखा है बहुत दादर वगैरह में जाते हैं इन लोग और 5 थर, 4 थर, 6 थर भी लगाते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या मत है? मतलब ये जो लेडीज की टीम और बढ़नी चाहिए, मतलब उनको और ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स लेने चाहिए, आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे और आपका क्या मत है इसके ऊपर? लेडीज के बारे में अगर बोलना चाहेंगे तो पहले का एक मराठी में वाक्य था, चूल आणि मूल, म्हणजे तुम लोग को यही संभालना है, मतलब चूल्हा और बच्चे। तो आगे जाके वो सब जो सब बंद हो गया, लेकिन अभी पुरुष के खंदे के माध्यम से सब लड़कियां अभी तैयार हो रही है। वो भी स्पोर्ट्स में ज़्यादा उतरी हुई है, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, अभी ये दहंडी हो। ये दहंडी में भी वो लोग अच्छा मतलब 6 और 7 थर की रचना कर पा रहे। तो उनका भी अच्छा फिटनेस रहता है, उनका भी अच्छा स्टेमिना रहता है और मेंटली फ्री रहते हैं। और उनके माँ बाप का एक साथ भी उनके साथ में रहता है। तो ये टीमें अगर लड़कियाँ खेलती है तो निश्चित रूप से हम लोग उनको थैंक्स कहेंगे कि अपना ये कल्चर, अपना ये त्यौहार आगे चल के अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए उनके साथ में।
सर लास्ट दो क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा गणेश उत्सव के रिलेटेड में। लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट टाइम देखा था हमने चिंचपोखरीचा चिंतामणी, ये मंडल के आगमन में आपने वहाँ पे थर लगाए थे, 8 या 9 थर थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या एक्सपीरियंस है सर, मतलब क्या डिफरेंस है, जैसे गोविंदा के दिन पे आप थर लगाते हो और गणपति के आगमन में आप थर लगाते हो, तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि पावरफुल कौन सा लगता है आपको? तो ऐसा ना कि गणपति फेस्टिवल जो गणपति त्यौहार है हम लोग के लिए, हिंदू लोगों के लिए एक अच्छी मतलब मन का त्यौहार है वो हमारे मतलब दिवाली से भी बढ़ दिवाली से भी बढ़कर रहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का दही हांडी खत्म हो चुका था। अभी ये त्यौहार के लिए हम लोग ने उन्होंने इनवाइट किया था। और उस टाइम पे कैसा है ना कि गणपति लग के ही आते हैं। हाँ तो कुछ लड़के लोग हमारे कोंकण से आते हैं, तो कुछ लोग कोंकण चले जाते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग को नवथर लगाना है। और मैं निश्चित स्वरूप से कहना चाहूँगा कि उस टाइम पे हम लोग ने वहाँ पे नवथर की रचना की थी। और ऐसा मतलब पिरामिड था ना, बाप रे बाप, मतलब हर एक वहाँ पे एकदम मतलब खुश होने नाचने लगे थे वो तर देख के। और ये हिंदू लोग का त्यौहार है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि ये मुंबई की जो जान है, जो लाल बाग परळ हो या फिर उपनगर हो, वो एक जान है हमारी। सब मराठी लोगों की बस्ती वहाँ पे है, वहाँ से सब त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। और वो ये त्यौहार में हम लोग को एक बार चांस दिया तो आप लोगों ने वो उसको बोलते हैं ना कि उसका सोना कर दिया हम लोग ने। तो बहुत अच्छा आनंद मिल रहा हम लोग को बहुत। बापा से हम लोग प्रार्थना की कि आगे चल के हम लोग के 10 भी लगे, तो 10 भी लग गए हमारे। दूसरा क्वेश्चन, गणेश गल्ली मुंबईचा राजा, इन्होंने आपको लास्ट ईयर ही 2025 में आरती का मान दिया आफ्टर द विश्व विक्रमी, आपका जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, और उसी साल मतलब लास्ट ईयर उनको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। तो जब आरती कर रहे थे आप मुंबईचा राजा की, क्या फीलिंग थी सर? आ, हम लोग बचपन से ही मतलब लाल बाग परळ वो उस जगह गणपति देखने जाते थे। उस टाइम से हम लोग उतने भीड़ में गणपति देखते थे गणेश गली में कि धक्का बुक्की होती थी, इतना भीड़ था। तो आज जाके हम लोग को जब भी उन्होंने आरती का सम्मान दिया तो एक दिल में एक बहुत अच्छा आनंद महसूस हो रहा था। क्योंकि गणपति की आरती, और वो गणपति की आरती जो इतनी पुराने मंडल हो, तो आरती करने के बाद हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई थी। और हम लोग ने ये भी मांगा कि हर एक मंडल के कार्यकर्ताओं के उसे फैमिली को एक अच्छा निरोगी आयुष्य मिले और उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो। तो बहुत अच्छा लगा था हम लोग को उस टाइम पे। नहीं, क्योंकि मैं भी वहाँ पे ही था। हमने हमारी सबसे पहली मुलाकात गणेश गली के ऑफिस में हुई थी, एक बाइट भी हमने आपसे जी। ली थी वो टाइम पे भी। तो मज़ा आया काफ़ी, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मुंबई से राजा ये मंडल की, मैं बोलते ना एक प्रशंसता मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक कोई भी कभी भी बोलते ना रिकग्नाइजेशन, तो वो मंडल ऐसा है ना कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब वहाँ पे अगर कोई भी जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि छोटा है बड़े हो, वो हर लोग को वहाँ पे इज्जत मिलती है, चाहे वो मीडिया पार्टनर्स हो, चाहे वो गोविंदा पथक के लिए उन्होंने लास्ट टाइम जो किया वो हो। तो वो मंडल हमेशा आगे रहता है। जब भी महाराष्ट्र को ज़रूरत होती है, जब भी फ्लड्स आ जाते हैं, तो वो मंडल, वो वन ऑफ द मंडल्स है कि वो सबसे पहला आगे आके अपना जो भी सहयोग और जो भी हेल्प रहता है वो करता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हमारे एंड राउंड पर, रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर और वन वर्ड आपने देखा ही होगा कि कॉमनली हम हर पॉडकास्ट में करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग उसको बनाने के लिए। बट सिंस ये गोविंदा का पथक है, तो हमने थोड़ा सा इसके लिए अलग से एक रैपिड फायर किया है। तो सर से हमने बहुत बात की, सर का हमने बहुत टाइम भी ले लिया है इधर। तो सर लास्ट 2 मिनट लगेंगे। सर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको रैपिड फायर की तौर पे, मतलब थोड़ा फास्ट, या फिर एक वर्ड या एक लाइन में आपको उत्तर देना है। और क्यों, मतलब आप क्यों भी उसका रीजन भी दे सकते हो। सबसे पहला प्रश्न, सबसे इमोशनल दही हंडी कौन सी थी आपके लिए 2004 में 8 था जब भी हम लोग ने बची थी पहली बार? इमोशनली। सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा था? सबसे डेंजरस मोमेंट था फर्स्ट 2008 में नौ लगने के टाइम पे हम लोग ने ट्राई किया था, क्योंकि हम लोग को चेसिंग मोमेंट था उस टाइम पे। ओके, मतलब 8 लगा दिया था और 9 के लिए हाँ, आपने 9 लगाया, लेकिन वो चेसिंग मोमेंट हम लोग के लिए। ओके ओके। सबसे फनी प्रैक्टिस इंसिडेंट क्या है? सबसे फनी प्रैक्टिस अभी तो नहीं हुई है, लेकिन होती है खेल प्रैक्टिस के टाइम पे होती है। मतलब खेल में नहीं हुई है, प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत बार फनी मोमेंट्स एक होते हैं। इंसिडेंट आप बता दो तो। वो ऐसा बोलते हैं ना ये मच्छी वाला बोल, मच्छी वाला। तो हाँ, मच्छी वाला, तो पीछे से लोग चिल्लाते हैं ये तुझा बाप, ऐसा बोलता ना। तो ऐसे फनी मोमेंट्स बहुत रहती है। ओके।
सर सबसे स्ट्रिक्ट कोच। सबसे स्ट्रिक्ट कोच हमारे मंडल में ओवरऑल मतलब आप आपका भी नाम ले सकते। हम्म, एक हमारा बंदा था जो आज हमारे में नहीं है, जो फिटनेस मूवमेंट करता था ज़्यादा। ओके उसका अनिल था, वो तो बहुत सिक था, मतलब करना ही है, मतलब तेरे को तैयार रहने तो करना ही है, तो उसका याद आता है हम लोग को। उसका नाम अनिल राणे था, जो फिटनेस के बारे में एकदम बहुत स्ट्रिक्ट था वो। एक मेंबर जिसके बिना जय जवान कंप्लीट नहीं है। वैसे तो जयजान में हर एक खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, निभाता है, लेकिन एक जो बंदा है उसका नाम नितिन गिरी, जो छोटा है, जो पहले 6 पे भी था, 5 पे भी था, आज 9-10 के लिए भी उसी वही करता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है हम लोग की टीम में। सर लास्ट एक शब्द जय जवान गोविंदा पथक के लिए। अ, ये जय जवान गोविंदा पदक हमेशा जय जवान रहे, और आने वाले मोमेंट्स में हमारा जो नाम है वो जब तक बोलते हैं ना सूरज चांद रहेगा तब तक जय जवान का नाम रहेगा, ऐसी मोमेंट पे हम लोग के नए खिलाड़ी भी तैयार होते रहे। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल में बताया। कभी हमने भी ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पर हम गोविंदा पथक का पॉडकास्ट कर रहे हैं, और हमारे यूज़र्स के लिए हम ट्राई करते हैं कि बहुत सारी यूनिक चीज़ें और बहुत सारी यूनिक क्रिएटिव स्टोरीज हम उनको उन तक पहुँचाएं। तो ये साल हमने ट्राई किया था, लास्ट ईयर ही मैंने डिसाइड किया था जब हम मिले थे कि मैं पॉडकास्ट का सोचूंगा अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो सबसे पहला पथक होगा जय जवान गोविंदा पथक। तो फिर पॉडकास्ट खत्म हो गया है। मैंने पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था जब भी पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा था, अभी पॉडकास्ट अपना खत्म हो गया है, तो आपकी क्या फीडबैक है टीजीबी के लिए? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा टीजीबी टीम को और आपको, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किया हूँ। इससे पहली बार हम लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखा, लेकिन पॉडकास्ट का मतलब ही मेरे को मालूम नहीं था। तब जाके अभी जाके पता चला, मेरा दोस्त है डेढ़, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, तू चल करके, क्योंकि इसमें अच्छी बातें लोगों तक पहुँचनी चाहिए, उससे लोग और अपने पास मतलब ये हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा टीजीबी के माध्यम से हम लोग को, हमारे मंडल को आपने ब्रॉडकास्ट के लिए बुलाया, तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और पहली बात तो ये है कि ये हिंदी में है, और ये लाइक मैं तो मराठी हूँ, ज़्यादा हिंदी बोल नहीं पाता, लेकिन डेयरिंग किया कि हिंदी में बातचीत करने से जो भी इतर राज्यों में अपना ये ब्रॉडकास्ट दिखाया जाएगा, वहाँ पे वहाँ के लोग भी सोच सकते कि ये मुंबई महाराष्ट्र में ऐसा ये खेल खेला जा सकता है, ये त्यौहार करते हैं और बड़ी धूमधाम से करते हैं। तो हर एक राज्य में भी इसका अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आज महाराष्ट्र में खेला जाने वाला ये गोविंदा आगे चल के और राज्यों में भी खेले, ताकि आपने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा कि ओलंपिक में जाने के लिए, तो ओलंपिक के लिए भी हर राज्यों की एक एक टीम आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और गलती से मेरे से कुछ बोलने में भूल हो गई रही तो माफ़ कर देना। नहीं नहीं, कुछ भूल नहीं हुई सर, आपने बहुत अच्छे से खुल के आंसर दिया। तो लोगों को भी गोविंदा पथक को तो नॉलेज मिलेगी, बट जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब मेरे जैसे लोग जिनको गोविंदा के बारे में इतना आइडिया नहीं है, हम खाली गोविंदा के सुबह उठते और सोसाइटी या हमारे चौल में ऐसा जो मटकी बांधते हो हम, दो थर भी मुश्किल से लगते क्योंकि हम प्रैक्टिस करते नहीं है, तो वो फोड़ के फिर हम निकल जाते हैं देखने के लिए जहाँ पर गोविंदा पथक बड़े थर लगाते हैं, जैसे दादर हो गया। थाने में तो मैं आज तक नहीं आया हूँ सर, लेकिन ये टाइम में बहुत कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे भी देखना है लाइव एक्सपीरियंस। तो आप लोग के साथ मैं ये टाइम आने का कोशिश करूँगा। और सर कैसा है ना कि ये जो बिहाइंड द सीन्स जाता है हमारा, जो मैं आपको वापस विजन बता देता हूँ, जो टीजीपी है द गणेश उत्सव पॉडकास्ट का, तो उसका विजन ही ये था कि गणेश उत्सव के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बना है सर, और गणेश उत्सव अभी ऑफिशियल फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र ऐसा डिक्लेयर हो गया है और इतने बड़े लेवल पे होता है, तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि स्टोरीज क्या है। गणपति दिख रहे हैं, लाल बाग चला जा, मुंबई चला जा, चिंतामणि, बट वो मंडलों के पीछे की स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है। वो मंडल छोटे नहीं है, 100 साल हो गया है उनका, तो वो 100 साल की स्टोरीज क्या है, क्योंकि अभी जो नए मंडल्स हैं ना वो भी उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, लाल बाग परेल मतलब इंस्पिरेशन है सबके लिए। तो वो छोटे मंडलों को भी हेल्प होता है, और वर्ल्ड वाइड हमारा रीच पहुंच रहा है। जो लोग कनाडा में बैठे, जो लोग यहाँ से माइग्रेट होके गए, जैसे कोई इंसान यहाँ पे कोई जॉब पर्पस के लिए, कोई बिजनेस पर, इंडिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, स्पेन, तो यहाँ से भी लोग हमको बहुत प्यार देते हैं। तो हमने भी अभी ये निश्चय किया है कि गणेश उत्सव तो करेंगे ही, वो मेन है हमारा, बट उसके साथ साथ जो भी अलग उत्सव होते हैं हमारे वो भी कवर करेंगे, तो और जानकारी और हमारा जो धर्म की जो काम करते हैं हम और फैले और बड़े लेवल पे हो। जय गणेश, जय गोविंदा। जय गणेश, जय गोविंदा। पैकअप।
तो जय गणेश दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी एपिसोड से, और जो भी गोविंदा पथक देख रहे हैं और जो भी आदमी भी देख रहा है ये एपिसोड को, वो बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स के किस्से और कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या लेवल पे गोविंदा आज की तारीख में पहुंच चुका और आने वाले लेवल पे भी, मतलब आने वाले जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा गोविंदा, वो भी मतलब जो उनकी प्रिपरेशन है वो आज से चालू हो चुकी है। तो ऐसे ही एपिसोड्स के लिए फॉलो करते रहना माझा गणेशा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर एक लाइक हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें ये जो हमारे उत्सव की स्टोरीज है वो एक ग्लोबल लेवल तक पहुंचनी चाहिए। उनके जो हार्डवर्क है, उनके जो बिहाइंड द सीन्स में जो हार्डवर्क जाते हैं, उनकी स्टोरी स्ट्रगलिंग स्टोरीज पहुंचनी चाहिए। यही हमारा मोटिव है और यही हमारा मोटिव रहेगा। तो 71% से ज़्यादा जो व्यूअर्स हमारे हैं जो वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब करें। वापस मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये स्टोरीज को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। जय गणेश। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।